नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूं राजश्री आपके साथ। 15 राज्यों से राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को होने वाले चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच दांवपेच जारी है। कभी राज्यसभा का गठन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया गया था। द्विसदनीय व्यवस्था में निचला सदन यानी लोकसभा जनता की लोकप्रिय इच्छा का प्रतीक है, तो राज्यसभा भीड़ तंत्र की मानसिकता को रोकने के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और प्रतिनिधित्व करते हुए लोगों की सभा है। साथ ही राज्यसभा राज्यों के हितों की संघीय स्तर पर रक्षा भी करता है। चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत पर गठित की गई राज्यसभा का चरित्र ही राजनीति ने बदल दिया है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में जोड़ तोड़, सामदाम, दंड और भेद के साथ तरह तरह के दुर्भिसंधियों का चलन हो गया है। 10 जून को होने वाले चुनाव भी इससे अलग नहीं हैं। वहीं देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी राजनीति से जबरदस्त तरीके से प्रेरित हो गए हैं। जबकि इन सर्वोच्च पदों पर राजनीतिक दलों के परस्पर संवाद और आम राय से किए जाते रहे हैं, लेकिन ये चुनाव भी राजनीति से प्रभावित अब दिखते हैं। इस बार के विशेष में हम बात करेंगे इन्हीं खास चुनावों पर। विधायकों की खरीद फरोख्त कोई नई बात नहीं है। राज्य में सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि मौका परस्ती की सियासत करते हैं। पैसा, पद से लेकर तरह तरह के प्रलोभनों के बारे में हम दशकों से सुनते आए हैं, लेकिन अब तो सियासत की पर्देदारी भी एकदम खत्म हो गई है। आज सियासत नंगी है। राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक दल के विधायक पहले क्रॉस वोटिंग करके दूसरे दलों के प्रत्याशी या निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दे देते थे, लेकिन अब इस पर रोक के कारण नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। पार्टी अपना वोट रद्द करवाकर दूसरे प्रत्याशियों को जीतने में मदद करने लगी है। ये इतना खुला सच हो गया है कि राज्यसभा चुनाव से पहले पार्टियों को अपने विधायकों को छुपाना मजबूरी हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी हरियाणा में अपने विधायकों की बाड़बंदी की है। आइए देखते हैं इन चुनाव में विधायकों की बाड़बंदी पर एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के कांग्रेस विधायक इन दिनों छत्तीसगढ़ के एक रिजॉर्ट में अपनी ही पार्टी की मेजबानी में जिंदगी के मजे ले रहे हैं। ये 25 विधायक राज्यसभा चुनाव से हफ्ते भर पहले यहाँ लाए गए। इन्हें कहा गया कि ये अपने साथ 5 जोड़ी कपड़े भी लेकर आएं। अमूमन होता ये है कि ऐसे मौकों पर नेता लोग अपनी तौलिया भी पार्टी के खजाने से खरीदवाने का दबाव बनाते हैं। इनकी जिंदगी भर की हर दबी कुचली हसरतें पूरी करने के लिए निजी विमान से इन्हें रायपुर लाया गया। एयरपोर्ट से निकलने से पहले ही इनकी सुरक्षा कुछ इस कदर चाक चौबंद की गई, जैसे इनका अपहरण करने के लिए दूसरे दल के जाबाज घात लगाकर बैठे हों। इनकी सुरक्षा और हर ख्वाहिश को पूरा करने का जिम्मा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपा गया। लेकिन सवाल तो ये है कि कांग्रेस के 31 विधायकों में से 6 विधायक कहां रह गए। किरण चौधरी इस मौके पर अस्वस्थ हो गई हैं, तो चिरंजीव राव को इस बार अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाना था। वहीं हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष न बनाए जाने से नाराज कुलदीप बिश्नोई अपने 3 वफादारों के साथ अंतरात्मा की आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ बता दिया है कि वो इस बार अंतरात्मा की आवाज पर ही वोट देंगे। नहीं, रणदीप एक बहुत अच्छे नेता हैं और मैं समझता हूँ वैसे एक जिसको मैं ब्रेन बैक कहता हूँ, हमेशा ऐसे आदमी का राज्यसभा में पहुंचना बहुत जरूरी है। तो राजस्थान के विधायकों से मेरी प्रार्थना है कि भाई हर चीज को छोड़ के मेरिट के आधार पे भाई रणदीप सुरजेवाला को वोट दें। तो हरियाणा के विधायकों से भी, कांग्रेस के विधायकों से कोई प्रार्थना करना चाहिए, उनके अंतरात्मा की बात सुने। तो अब आगे कुलदीप बिश्नोई क्या बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ रहे हैं? तमाम दूसरे विकल्प भी क्या आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग कांग्रेसमैन रहा हूँ और मेरे पिताजी कांग्रेस की पहचान हरियाणा में चौधरी भजनलाल परिवार रहा है, तो मैं जन्मजात से कांग्रेस ही हूँ। मेरा किसी और से कोई बात नहीं। ये सब क्यों और कैसे, और इसका सबब और इसका असर क्या होगा, ये समझना बड़ा दिलचस्प है। हरियाणा में राज्यसभा की कुल 2 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें हर उम्मीदवार को 31 विधायकों के वोट चाहिए। कायदे से हरियाणा की 1 सीट बीजेपी की तो 1 कांग्रेस की है। कांग्रेस के पास 31 विधायकों का समर्थन है। इसके बावजूद पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। हरियाणा में कांग्रेस ने अजय माकन और भाजपा ने कृष्णलाल पवार को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कार्तिकेय शर्मा ने
निर्दलीय पर्चा भरा है। कार्तिकेय शर्मा के उतरने से गणित गड़बड़ा गया। कांग्रेस विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा कार्तिकेय के ससुर हैं। कार्तिकेय को बीजेपी, जजपा, निर्दलीय और गोपाल कांडा का समर्थन प्राप्त है। जजपा के पास 10 विधायक हैं, लेकिन ये सब मिलकर भी 28 ही हैं। कागज पर मजबूत कांग्रेस में कुलदीप बिश्नोई समेत कई विधायक नाराज चल रहे हैं। ऐसे में पार्टी को डर है कि वोटिंग में इसका असर देखने को ना मिले, क्योंकि 31 में से 25 विधायक ही रायपुर पहुंचे हैं। 2016 के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस हरियाणा में हार चुकी है। दरअसल 2016 में इनेलो के आर.के. आनंद और बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्र के बीच कड़ी टक्कर में 16 वोट निरस्त होने पर सुभाष चंद्र जीते। कांग्रेस विधायकों के पेन की स्याही बदलने से 16 वोट निरस्त हुए थे। ये खौफ अब भी कांग्रेस में दिखाई देता है। कांग्रेस ने अजय माकन को प्रत्याशी बनाया है, जिन पर बाहरी होने का आरोप है। ऐसे में अगर कांग्रेसी विधायक अपना वोट रद्द करवा लेते हैं तो कार्तिकेय के जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पुराने खिलाड़ी हैं। कांग्रेस भी क्रॉस वोटिंग कराने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही की जा रही है। वहीं राजस्थान में भी हालात बहुत बेहतर नहीं हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बढ़ चढ़कर 3 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट गिराने के लिए अमित शाह जी के नेतृत्व में क्या क्या नहीं हुआ, दुनिया जानती उसको। और अब वापस इन्होंने शुरुआत करी है इस प्रकार से, इनको खड़ा करके सुभाष चंद्र जी को वोट कहाँ लाएंगे ये? फिर वही हॉस्टेल नहीं करना चाहते हैं लोग। असलियत ये है कि असंतुष्टों ने समझ लिया है कि अशोक गहलोत को घेरने का इससे बेहतर मौका फिर नहीं मिलेगा। उनकी मंशा जानकर गहलोत ने उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद 2 दिन का एक्शन टेकन शिविर लगाया है, ताकि अपने विधायकों की मान मनोबल की जा सके। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास को याद आया है कि गहलोत सरकार में अफसरशाही हावी है। अफसर सुनते ही नहीं है। अफसरशाही हावी होने का मसला इससे पहले मंत्री अशोक चांदना और विधायक राजेंद्र विधूड़ी भी उठा चुके हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश ने भी तंज कसा कि गोद की बजाय गर्भ में पल रहे बच्चे की चिंता कर रहे हैं। मोहन प्रकाश का इशारा राजस्थान में कांग्रेस के कोर वोट बैंक की उपेक्षा करने को लेकर था। जनता दल से कांग्रेस में आए मोहन प्रकाश को कांग्रेस से ज्यादा फिक्र इन दिनों हो गई है। लिहाजा इस शिविर से ही कांग्रेस और समर्थित विधायकों को उदयपुर ले जाया गया और वहां उनकी बाड़ाबंदी की गई। कुछ विधायक सीधे उदयपुर पहुंच रहे हैं। शिविर में नहीं आए विधायकों को भी उदयपुर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विधायकों को उदयपुर के होटल ताज अरावली में ठहराया गया है। इसी होटल में बीते माह कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। विधायकों के वहां पहुंचने के बाद 1-2 दिन में सीएम गहलोत भी प्रत्याशियों के साथ उदयपुर जा सकते हैं। यहां भी बाड़बंदी की वजह बीजेपी की खरीद फरोख्त बताई जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके समर्थक निर्दलीय विधायक व दूसरे हमारे मित्र राजनीतिक दल, उन सब के मिलाकर 126 विधायकों का समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजस्थान की विधानसभा में है। दरअसल रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी 3 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हर उम्मीदवार को जीत के लिए 41 विधायकों के वोट चाहिए। तीनों उम्मीदवारों के लिए 123 विधायकों के वोट जरूरी हैं। बदले हालात में अगर 3 विधायकों के वोट भी इधर उधर हो गए तो कांग्रेस के तीसरे उम्मीदवार की हार हो सकती है। कांग्रेस के पास खुद के 108 विधायक हैं। 1 आरएलडी के सुभाष गर्ग हैं, 13 निर्दलीय, 2 सीपीएम और 2 बीटीपी विधायकों को मिलाकर कांग्रेस के पास 126 विधायकों के समर्थन का दावा है। नाराज विधायकों को क्रॉस वोटिंग या अपना वोट रद्द करवा लेने से गहलोत की सियासत पर धब्बा लग जाएगा। वहीं 4 निर्दलीय, 2 बीटीपी विधायक कांग्रेसी खेमे से खिसके तो संख्या बल 120 ही रह जाएगा। कांग्रेस रणनीति के तहत 2 उम्मीदवारों की जीत के लिए 41 वोट डलवाए जाएंगे ताकि उनकी जीत तय हो सके। वहीं तीसरी वरीयता नंबर पर जो उम्मीदवार रहेगा उस पर खतरा होगा। ऐसे में रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा से न उतारने का सवाल उठाया जा रहा है तो बसपा से कांग्रेस में आए वाजिब अली, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को बाहरी और गैर वाजिब बता रहे हैं। लेकिन इस मुकाबले को एसएल वर्ड बना दिया गया है।
जी टीवी के सुभाष चंद्रा पिछली बार हरियाणवी थे, तो इस बार सीकर की पैदाइश बताकर बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय के तौर पर मैदान में हैं। सभी हमारे साथी विधायक उदयपुर में हैं, कुछ आज और पहुंच जाएंगे और मुझे लगता है कि बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग हैं और हमारे तीनों जो कैंडिडेट हैं उनको जितना हमने अनुमान लगाया है, जो संख्या बल हमारे पास विधानसभा में है, उससे अतिरिक्त वोट मिलेंगे। और जो हमारे साथी निर्दलीय हैं, कुछ क्षेत्रीय दलों के भी साथी हैं विधायक, उन सभी ने 3.5 साल से कांग्रेस पार्टी का समर्थन ही किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब मतदान होगा 10 तारीख को, वो सभी हमारे उम्मीदवार को जिताएंगे और तीनों कैंडिडेट्स रणदीप सुरजेवाला जी, मुकुल वासनिक जी और प्रमोद तिवारी जी, ये तीनों चुनकर विधानसभा से विधायक चुनेंगे और ये राज्यसभा में जाएंगे। 4 सीटों पर 5 उम्मीदवार होने से खेल रोमांचक हो गया है। बोली तो निर्दलीय, बीटीपी और सीपीएम विधायक की भी लग रही है। वहीं बीजेपी ने घनश्याम तिवारी को मैदान में उतारा है। यहाँ बीजेपी में कांग्रेस की तरह कलह की मारी है। वसुंधरा राजे ने सुभाष गोयल के साथ तस्वीर खिंचवाकर तिवारी की धुकधुकी बढ़ा दी है, क्योंकि तिवारी जी ने तो वसुंधरा से बगावत कर बीजेपी की सियासत तक छोड़ दी थी। बहरहाल हरियाणा और राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है। हर विधायक का दिल सुभाष गोयल की टेंट हल्की करने के लिए फुदक रहा है, लेकिन मन मसोस कर शिविर में बैठना पड़ रहा है। ऐसे में लोग बताते हैं कि कभी बियर पर चाय तो चाय पर बियर मंगाई जा रही है। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। राज्यसभा को राजनीति की भाषा में हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, यानी राज्यसभा सदस्यों से संसदीय लोकतंत्र को दिशा देने की उम्मीद की जाती है। लेकिन राज्यसभा चुनाव जिस तरह से घटिया किस्म की राजनीति की शिकार होते दिख रहे हैं, ये सुखद संकेत नहीं है। हरियाणा और राजस्थान में तो कांग्रेस ही राज्य के बाहर के नेताओं को चुनावी मैदान में उतार रही है। बीजेपी ने 2 सीटों को छोड़कर सभी उम्मीदवार जो हैं वो राज्यों के ही तरफ से उतारे हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद बनने के लिए पैसे का चलन बेहद बढ़ चुका है। धारणा ये बनती जा रही है कि हर विधायक, हर नेता बिकता है, बस दाम लगाने वाला चाहिए। वहीं महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीट और कर्नाटक की 4 सीटों का चुनाव भी रोचक है। यहां भी भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों की संख्या बल के अनुपात से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, तो शिवसेना ने 1 के बजाय 2 उम्मीदवार उतारकर बीजेपी के सामने ताल ठोकी है। यही सियासी दांवपेच कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। यहां भी बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारकर संदेश दिया कि वो जीत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, तो जेडीएस के पास पर्याप्त संख्या बल न होने के बावजूद एक प्रत्याशी किस्मत आजमाने उतरा है। महाराष्ट्र में 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। 1998 के बाद पहली बार महाराष्ट्र में मतदान की नौबत आई है। तब सत्तारूढ़ कांग्रेस के उम्मीदवार राम प्रधान चुनाव हार गए थे। इस बार भी आम सहमति बनाने की कोशिश महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन ने की थी, क्योंकि 3 सीटें महाविकास अघाड़ी और 2 सीटें बीजेपी आसानी से जीत सकती है। लेकिन बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारकर खेल कर दिया है। एमवीए के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर तीसरा प्रत्याशी वापस लेने का अनुरोध किया था, ताकि निर्विरोध चुनाव हो सके। इसके एवज में भाजपा इस महीने के अंत में होने वाले द्विवार्षिक विधान परिषद चुनावों में एक अतिरिक्त सीट ले सकती है, लेकिन फडणवीस ने यही प्रस्ताव एमवीए को दिया। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि हमारी अपनी गणना है, यही वजह है कि हमने तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। अगर एमवीए मतदान से बचना चाहता है तो उसे अपने एक उम्मीदवार को वापस लेना चाहिए। इसके बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच संघर्ष तय हो गया। महाराष्ट्र में हर एक उम्मीदवार के राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 वोट की जरूरत है। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से बीजेपी को 2 सीट आसानी से मिल सकती है। बीजेपी के पास 106 विधायक हैं। इस तरह वह 84 विधायकों के जरिए 2 सीटें तो आसानी से जीत जाएगी और 22 वोट उसके बाद भी बच जाएंगे। बीजेपी ने इस वजह से 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं, पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक। तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए 20 विधायकों से सौदेबाजी की जाएगी। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक-एक उम्मीदवार आसानी से जिता सकते हैं।
शिवसेना दूसरा उम्मीदवार अपने सहयोगियों, निर्दलीय और छोटी पार्टियों को मिलाकर जिता सकती है, क्योंकि एक सीट जीतने के बाद शिवसेना के पास अपने दूसरे उम्मीदवार के लिए 13 विधायक बचते हैं। यानी उसको जीत के लिए 29 और विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। इस वजह से उन्होंने 2 उम्मीदवारों की घोषणा की है, संजय पवार और संजय राउत। संजय राउत का कहना है कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर चुनाव जीतने की कोशिश में है। जिस छठे सीट के बारे में सबके मन में शंका है, आशंका है, वो हमारे उम्मीदवार शिवसेना के, वो भी बहुत ही अच्छे मतों से जीतकर राज्यसभा जाएंगे। ठीक है, हमने कोशिश की कल तक कि चुनाव हम अगर टाल सकते हैं तो टालना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी की ये मंशा दिखती है कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और पैसे की ताकत पर महाराष्ट्र का माहौल खराब करे तो उनकी मर्जी। हम भी महाराष्ट्र में सत्ता पे है, ये भूलना मत। जाहिर है छठी सीट के लिए बीजेपी और शिवसेना में टक्कर होगी। गलत नहीं कह रहे हैं संजय राउत। जिस तरह से अप्रैल में असम में बीजेपी ने दोनों सीटें कांग्रेस के सहयोगी दल AIUDF के 5 विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराकर जीत ली थी, उसी तरह का खेल महाराष्ट्र में भी हो सकता है। वहीं कांग्रेस के लिए भी यहाँ मुश्किलें कम नहीं हैं। अपनी एकमात्र सीट पर यूपी के नेता इमरान प्रतापगढ़ी को उतारने से कांग्रेस विधायकों में खासी नाराजगी है। कर्नाटक में एक राज्यसभा उम्मीदवार जिताने के लिए 44 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह का सत्ता संघर्ष कर्नाटक में भी नजर आ रहा है। 2 सीट वहां से बीजेपी जीत सकती है और 1 सीट कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन दोनों पार्टियों ने यहां अतिरिक्त उम्मीदवार उतारे हैं। चौथी सीट के लिए जेडीएस के पास पूरे नंबर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। जेडीएस के पास 32 विधायक हैं। कांग्रेस, बीजेपी दोनों की नजर जेडीएस के विधायकों पर है। हालांकि HD कुमारस्वामी कांग्रेस के साथ जाने का संकेत दे रहे हैं। 122 विधायकों के साथ बीजेपी अपने 2 उम्मीदवारों निर्मला सीतारमण और एक्टर जग्गेश की जीत तो सुनिश्चित कर लेगी, लेकिन तीसरे उम्मीदवार लहर सिंह सिरोया के लिए उसके पास महज 32 वोट बचेंगे। यानी जीत के लिए 13 और वोटों की दरकार होगी। कांग्रेस के पास 70 विधायक हैं, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार जयराम रमेश आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन दूसरे उम्मीदवार मंसूर अली खान को जीत के लिए 20 और विधायकों के वोट की जरूरत होगी। वहीं संख्या बल न होने के बावजूद बीजेपी ने भी कर्नाटक में तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में जीतने वाले तय उम्मीदवारों से ज्यादा उम्मीदवार घोषित कर बीजेपी ने एक संदेश देने की ये भी कोशिश की है कि वो आसानी से कोई सीट छोड़ने वाली नहीं है। अंशुमान त्रिपाठी के साथ APN। महाराष्ट्र में 24 साल बाद राज्यसभा चुनाव में मतदान की नौबत आई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में राजनीतिक दलों ने अपने विधायक संख्या के अनुपात से ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं या फिर दूसरे को समर्थन दे रहे हैं, यानी आदर्शों और सिद्धांतों के बजाय निजी हित में मतदान को समर्थन। किसी भी राजनीतिक दल के किसी निर्दलीय को समर्थन देने के मायने बिल्कुल साफ हैं कि निर्दलीय राजनीतिक दलों के विधायकों को अपनी पार्टी से विश्वासघात करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन इससे फर्क किसको पड़ता है? ये सियासत है, यहाँ सब चलता है। चुनाव होने से पहले ही 15 राज्यों में से 11 राज्यों के 41 राज्यसभा सांसद निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें बीजेपी के 14, कांग्रेस और YSR के 4-4, DMK और BJP के 3-3, आप, राजद, TRS, AIADMK के 2-2 तथा झामुमो, जदयू, सपा और RLD के 1-1 के साथ बतौर आजाद उम्मीदवार कपिल सिब्बल भी शामिल है। इनमें उत्तर प्रदेश में सियासी पेंच लड़ाने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 11 सीटों के लिए 12 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, लेकिन एक नामांकन खारिज होने से सभी निर्विरोध जीत गए। वहीं झारखंड में JMM ने प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया, तो बीजेपी ने राज्यसभा में अपने इकलौते मुस्लिम प्रतिनिधि का टिकट काट दिया, जिसे सियासी संदेश समझा जा रहा है। जहां राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव को सियासी संघर्ष बना दिया गया है, वहीं 11 राज्यों में राजनीतिक दलों ने अपने विधायकों के संख्या बल के अनुपात में ही प्रत्याशी खड़े किए।
सिर्फ एक निर्दलीय प्रत्याशी की वजह से चुनाव की नौबत थी, लेकिन उनका प्रस्तावक न होने की वजह से नामांकन खारिज हो गया। इसी वजह से नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन 41 राज्यसभा सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए। इनमें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर सबकी नजर थी। यहाँ बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन दास अग्रवाल और के लक्ष्मण समेत 8 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। के लक्ष्मण एकमात्र बाहरी प्रत्याशी थे, तो बाकी 7 उम्मीदवार यूपी बीजेपी के ही नेता हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल वैसे तो मुख्यमंत्री योगी के विरोधी माने जाते थे, लेकिन उन्होंने योगी के लिए अपनी सदर की सीट दी थी, जिसकी वजह से इसे इनाम माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस छोड़कर आजाद उम्मीदवार के तौर पर समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़े कपिल सिब्बल भी निर्विरोध चुने गए। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी नेता जयंत चौधरी को मैदान में उतारकर दोनों पार्टियों के गठबंधन को मजबूती दी। जयंत चौधरी अखिलेश यादव की इस उदारता से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। किया है मुझे उत्तर प्रदेश की जनता ने और जो समर्थन अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी ने और गठबंधन के सभी सहयोगी दलों ने दिया है, वह हमेशा याद रहेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश की जनता की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर मैं राज्यसभा के विनती करना चाहता हूँ। जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो यहाँ के किसानों के मुद्दे हैं, जो नौजवानों के मुद्दे हैं, जो हमारे साझे मुद्दे हैं, पुरजोर तरीके से उनको उठाने का प्रयास करें। वहीं समाजवादी पार्टी के जावेद अली भी चुन लिए गए। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। कविता पाटीदार के बहाने पिछड़ा और सुमित्रा वाल्मीकि के जरिए बीजेपी ने दलित कार्ड खेलकर 2023 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस ने असंतुष्ट चल रहे विवेक तन्खा को दोबारा राज्यसभा भेजा है। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ से कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। हालांकि इनकी उम्मीदवारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस में खासी नाराजगी भी है, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी भी यहीं से राज्यसभा सांसद चुने गए थे। बाहरी नेताओं को लेकर नाराजगी कांग्रेस पर तब भारी पड़ जाती अगर एक भी आजाद उम्मीदवार मैदान में उतरता। ऐसे में मतदान के हालात बनते और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विरोधी खेमा पार्टी आलाकमान को अपनी नाराजगी का संदेश दे देते। लेकिन झारखंड में बीजेपी के आदित्य साहू और जेएमएम प्रत्याशी और लेखिका महुआ माझी भी निर्वाचित घोषित हो गयीं। दरअसल जेएमएम की गठबंधन सरकार में घटक दलों की शर्तों के मुताबिक कांग्रेस को अपना उम्मीदवार देना था, लेकिन जेएमएम अपना प्रत्याशी चाहती थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात भी की थी। सरकार ने कई उपचुनाव देखे और उस उपचुनाव का परिणाम भी आप लोगों ने देखा। हम फिर से उपचुनाव जा रहे हैं और आगे और कितना देखेंगे, इन सब चीजों के लिए हम सब लोग तैयार हैं। हालांकि तब इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगा पाया कि महुआ माझी को संयुक्त प्रत्याशी बनाने की बजाय जेएमएम अपना प्रत्याशी बनाएगी। बहरहाल अंत भला तो सब भला। बहरहाल तमिलनाडु से कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम समेत 6 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। वहीं बिहार से आरजेडी उम्मीदवार और लालू यादव की बेटी मीसा भारती समेत 5 उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट दे दिया गया। तो आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस ने विजय साई रेड्डी को दोबारा राज्यसभा भेजा है। यहाँ भी सभी राजनीतिक दलों के 4 प्रत्याशी निर्विरोध रहे। तो पंजाब से खाली हुई अंबिका सोनी की सीट और शिरोमणि अकाली दल की सीट इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में गई। उत्तराखंड से कल्पना सैनी को राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने अपने पिछड़े वर्ग की रहनुमाई का संदेश दिया, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी को टिकट न देने को बीजेपी का सबसे बड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में भी बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। अब राज्यसभा में भी किसी मुसलमान को न उतारना एक संदेश की तरह देखा जा रहा है। विपक्ष इसे मुस्लिम मुक्त बीजेपी बता रहा है। बहरहाल बीजेपी ने उम्मीदवारों के चुनाव में पिछड़ा, दलित और महिलाओं पर खास ध्यान रखा है। तो मुख्तार के टूटे हुए दिल पर ये कहकर मरहम लगाया जा रहा था
कि पार्टी रामपुर लोकसभा सीट से संसद भेजने की तैयारी में थी, लेकिन उसकी भी उम्मीद जाती रही। मुख्तार अब्बास नकवी के लिए ये शेर मुफीद बैठता है। दिल को रोऊं या कि पीटूं जिगर को मैं, मखदूर हूँ मैं तो साथ रखूं नोहागर को मैं, यानी मातम पुरसी करने वाले को। क्योंकि रामपुर से आने वाले सपा नेता आजम खान ने जेल में अपने कमरे को कब्र से थोड़ा बड़ा बताया था। ऐसे में रामपुर से नकवी के लिए मुख्तारी आसान नहीं। अंशुमन त्रिपाठी, ABN। अब 10 जून को महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक में शेष 16 सीटों के लिए मतदान होगा। इनमें महाराष्ट्र में 6, राजस्थान और कर्नाटक में 4-4, हरियाणा में 2 सीटों पर मतदान होंगे। नतीजे उसी दिन आ भी जाएंगे। उधर आमतौर पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच एक आम सहमति की परंपरा रही है, लेकिन सहमति और संवाद की संसदीय परंपरा अब लुप्त हो चली है। बल्कि इस बार तो ये चुनाव सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच संवाद और सहमति के बजाय संघर्ष का मुद्दा बनता नजर आ रहा है। बीजेपी देश के उन शीर्ष पदों पर अपनी पसंद के प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी में है, तो विपक्ष अपना संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारियों में दिख रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौंका देने वाली राजनीति को लेकर भी विपक्ष चौकस है। आइए देखते हैं इन पदों के लिए क्या राजनीतिक समीकरण उभर कर अभी तक आए हैं। हालांकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के इन चुनाव के लिए आम राय कायम करने की कवायद शुरू कर दी गई है, लेकिन सरकार और विपक्ष अपने अपने उम्मीदवारों के लिए ये आम राय कायम करने की कोशिश में है। बीजेपी इन तैयारियों में सबसे आगे है। राज्यसभा में सेंचुरी लगाने वाली बीजेपी के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव आसान नजर आ रहे हैं। उच्च सदन में बीजेपी सांसदों की तादाद पहले ही 101 हो चुकी है। वहीं अभी निर्विरोध चुने गए 8 सांसदों के साथ 109 का आंकड़ा पूरा हो चुका है। बाकी बची 16 सीटों में भी मतदान के बाद 6 सीटों पर बीजेपी की जीत लगभग तय है। 1998 के बाद ये कामयाबी हासिल करने वाली पार्टी बीजेपी ही है। मौजूदा हालात में भी बीजेपी के पास 48.9% वोट है। वहीं विपक्षी दलों की कुल संख्या बल को देखते हुए 51.1% वोट है। यानी बीजेपी को सिर्फ एक विपक्षी दल का भी समर्थन हासिल हो जाए तो वो जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर सकती है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि जगन मोहन की YSR कांग्रेस के पास 4% वोट है। 2017 में भी YSR कांग्रेस ने इन पदों पर चुनाव के लिए NDA उम्मीदवार का समर्थन किया था। लिहाजा बीजेपी को बहुत भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि बीजेपी के अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी BJD को भी साथ लेने का विकल्प खुला हुआ है, लेकिन NDA के घटक दल JDU को लेकर बीजेपी आशंकित है। नीतीश कुमार जाति जनगणना को लेकर जिस तरह के तेवर अपना रहे हैं उसे संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार जाति जनगणना को लेकर बीजेपी का बचाव ही कर रहे हैं। सब लोगों ने अपनी बात रखी, उसका सर्वसम्मति से ये निर्णय हो गया कि बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। ये आसानी से समझा जा सकता है कि नीतीश मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में हैं और हिंदुत्व के मुकाबले सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूत करने का पैंतरा अपना रहे हैं। नीतीश के लिए बिहार की राजनीति में बहुत कुछ करने को बचा नहीं है। वहीं बीजेपी के बिहार की चुनावी सियासत में कद भी बहुत बड़ा हो चुका है। ऐसे में नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी माना जा रहा है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार पर आम राय कायम करने के लिए पूरा देश नाप रहे हैं। केसीआर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिल चुके हैं, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात कर चुके हैं। केसीआर और ममता बनर्जी गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन विपक्षी एकता की कोशिशें तब तक रंग नहीं ला सकती जब तक उसमें कांग्रेस शामिल न हो। ये बात शरद पवार ने भी ममता केसीआर को समझा दिया तो उद्धव ठाकरे ने ममता से बीमारी के बहाने मिलने से इनकार कर दिया। तब शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने एलानिया तौर पर बता दिया कि कांग्रेस के बगैर संयुक्त विपक्षी मोर्चा बेमानी है। छोटे छोटे स्वार्थों और अहंकार में जी रहे विपक्षी दलों में एका न होने का फायदा मोदी सरकार और बीजेपी को खूब मिल रहा है। कांग्रेस अपने संख्या बल को देखते हुए बहुत उत्साहित नजर नहीं आ रही है, लेकिन बीजेपी बड़े जोशो खरोश से दोनों पदों के प्रत्याशियों के नाम पर सहमति बनाने में जुट गई है। आम सहमति बनाने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा ने कमान संभाल ली है। संपर्क, संवाद और समन्वय का मोर्चा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी संभाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। नीतीश के व्यवहार में गर्मजोशी नजर न आने के कारण राज्य इकाई को नीतीश सरकार पर नरमी बरतने का संदेश भी दिया गया है। बीजेपी 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों पर आम राय बनाने में जुटी हुई है। समझा जा रहा है कि पीएम मोदी इन चुनावों के जरिए आदिवासी, महिला, दलित और पिछड़ों को संदेश देना चाहते हैं। हालांकि इस बार दलित के बजाय आदिवासी और महिला प्रत्याशी को राष्ट्रपति बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इनमें झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके और तमिलनाडु की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन के भी नाम शामिल हैं। वहीं मुस्लिम नेताओं में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी उछाला जा रहा है, तो गुलाम नबी आजाद पर भी बहुतों की नजर है। वहीं अगर नॉर्थ साउथ समीकरण बनता दिखता है तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे किया जा सकता है। वेंकैया नायडू की धार्मिक यात्राओं को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। वे काशी, मथुरा और अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन कर चुके हैं। नायडू के नाम पर दक्षिण भारतीय पार्टियों को सहमति देना मजबूरी हो जाएगा। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की राजनीति समझना आसान नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद को प्रत्याशी बनाकर राजनीति के पंडितों को हैरान कर दिया था। ऐसे में कुछ भी कयास लगाना नामुमकिन है। अंशुमन त्रिपाठी, APN। देश का दुर्भाग्य है कि संसदीय लोकतंत्र में आम चुनाव और विधानसभा चुनाव अब धन बल, बाहुबल और प्रशासनिक बल से जीते जाने लगे हैं। वहां भी प्रत्याशियों के चुनाव में नैतिकता छोड़ विनिबिलिटी यानी कि जीतने की कुव्वत को देखा जाता है। दल बदल कर नेता लोग अपने दामन के दाग छुड़ा लेते हैं। उसी तरह अब लोकतंत्र को राह दिखाने वाले उच्च सदन में भी धन बल और छल बल से चुनाव जीते जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए संवाद और सहमति के बजाय संघर्ष की सियासत होने लगी है। ये किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम विशेष में इस बात की दुआ करते हैं कि हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जो जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, जो पता नहीं कितने सालों से चली आ रही है, कई झटकों के बाद भी संभलती आई है, इस तरह के छोटे बड़े जो झटके हैं वो संभाल लेगी और इसकी खूबसूरती जो है वो उसे हम बरकरार रखने में कामयाब हो पाएंगे। हालांकि इसके लिए बहुत हद तक सियासी दलों की नैतिक जिम्मेदारी का जगना बेहद ज़रूरी है। ये जगह ही नहीं, कितनी नैतिकता रह पाएगी सियासी दलों में ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन उम्मीद तो की ही जा सकती है। तो आज विशेष में इतना ही। नमस्कार।